फर्स्ट क्वेश्चन इज विच कंपोनेंट ऑफ द सीपीयू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेटिंग ऑल द एक्टिविटीज। कौन सा कंपोनेंट है सीपीयू का, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का, जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर कोऑर्डिनेटिंग एक्टिविटीज बिटवीन, तो उसका काम क्या है, कोऑर्डिनेशन है बिटवीन डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द, या बिटवीन द अदर कंपोनेंट्स ऑफ योर कंप्यूटर सिस्टम। सो कंप्यूटर सिस्टम के या सीपीयू चिप के जो बाकी पोर्शंस हैं उसको कोऑर्डिनेशन का काम या कंट्रोल का जो काम है, ठीक है, वो कंट्रोल यूनिट का होता है। सो कंट्रोल यूनिट ना सिर्फ ये कि एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट कर रहा होता है, मेनली उसका पर्पज क्या होता है कि वो फेच करता है इंस्ट्रक्शंस को फ्रॉम द मेमोरी, डिकोड करता है उसको, मैनेज करता है उसकी एग्जीक्यूशन के फ्लो को, कि डेटा कहाँ से कहाँ जाएगा, ठीक है, कंट्रोल सिग्नल्स फिर वो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट के बीच में, रजिस्टर्स के बीच में, जो अदर सीपीयू कंपोनेंट्स हैं उनके बीच में वो उनको मैनेज करता है। सो ये काम सारे का सारा किसका है, ये कंट्रोल यूनिट का काम है। व्हाट इज द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ बाइनरी। सो बाइनरी में एक नंबर गिवन है 11011, ठीक है, इसको आपने लेकर जाना है इनटू डेसिमल। तो डेसिमल नंबर सिस्टम में लेके जाना है, बाइनरी की बेस होती है 2, इसको डेसिमल में लेके जाना है, डेसिमल की बेस होती है 10। तो डेसिमल की बेस क्या है, 10 है। डेसिमल की बेस जो है वो क्या है, वो 10 है, राइट। सो कन्वर्ट करना है इसको 11011 को हमने लेकर जाना है इनटू डेसिमल। बड़ा सिंपल सा काम है, सबको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर पावर वेट्स हम जो है वो उसको लॉट कर देंगे। सो 1 into 2, बाय द वे मैंने एंड पे सारा जो है ना एक जगह पे कंपाइल कर दिया है, इसका जो कन्वर्जन वाला पोर्शन है वो भी। तो 1 into 2, 1 into 2, फिर 0 into 2 है, फिर अगेन 1 into 2 है, फिर अगेन 1 into 2 है। तो सबको आपने वेट्स दे देने 2 के, और राइट साइड से हम इसको पावर लॉट करेंगे 0 1 2 3 4। 2 की पावर 416 होता है, 1 into 16 16 हो जाएगा। 2 का क्यूब 8 होता है, 1 into 8 8 हो जाएगा। जीरो के साथ कोई भी नंबर मल्टीप्लाई हो जीरो हो जाता है। टेस्ट में टाइम नहीं होता, इसलिए जीरो वाले टर्म को उड़ा देना, खत्म कर देना। 1 into 2, 1 into 2 जो है वो 2 होता है, किसी भी नंबर की पावर जीरो हो तो 1 होता है, 1 into 1 करेंगे तो साथ में 1 आ जाता है। 16 और 8 क्या हो जाएगा, 24, 24 में 3 ऐड करेंगे तो 27 जो है वो हमारे पास यहाँ पर राइट चॉइस आ जाएगी। तो आंसर यहाँ पर क्या आ जाएगा, हमारे पास 27 आ जाएगा। कह रहे कन्वर्ट द हेक्साडेसिमल नंबर टू एफ इनटू इट्स इक्विवेलेंट डेसिमल। हेक्साडेसिमल नंबर को उसके इक्विवेलेंट डेसिमल में लेकर जाना है। अब हेक्साडेसिमल में ना 9 तक तो नंबर्स होते हैं, 0 से लेके 9 तक डिजिट्स होते हैं। 10 को हम ए कहते हैं, 10 को हम क्या कहते हैं, 10 को हम ए कहते हैं। 11 को हम बी कहते हैं। 12 को हम जो है वो सी कहते हैं। 13 को जो है वो हम डी कहते हैं। 14 को जो है वो हम ई कहते हैं। तो 15 को हम क्या कहते हैं, एफ कहते हैं। तो फॉर दो जिनको आइडिया नहीं है, तो एफ जो है 15 को कहते हैं। 2 है और साथ में एफ है, तो यहां पर वेट्स 16 के लॉट करेंगे। 2 into 16 प्लस एफ जो है 15 को कहते हैं, 15 into 16। 16 की पावर 0 हो जाएगा, यहाँ से राइट साइड से पावर लगाएंगे, यहाँ पे 1 लगाएंगे। 16 की पावर 1, 16 2 into 16 हो जाएगा 32, और ये क्या ऐड हो जाएगा 15 इसमें ऐड हो जाएगा, 15 इसमें ऐड हो जाएगा। 14 में मिस्टेकनली लिख गया हूँ, तो 15 इसमें क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, क्योंकि 16 की पावर 0 1 होता है, 15 टू 1 15। तो 32 में जब मैं 15 को ऐड करूंगा तो 47 आ जाएगा। द इंटरनल मेमोरी ऑफ द सीपीयू दैट होल्ड्स डेटा टेम्परेरीली ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग इज कॉल्ड। जो सीपीयू की अपनी इंटरनल मेमोरी है, ठीक है, जो कि इंटरमीडिएट डेटा, यानी जो कैलकुलेशंस के बीच का इंटरमीडिएट डेटा है उसको आपस में होल्ड करके रखती है, ठीक है, वो रजिस्टर्स होते हैं, वो रजिस्टर्स होते हैं। सो कैशा या कैश मेमोरी नहीं होती, बल्कि ये काम जो है वो रजिस्टर्स का होता है, इंटरमीडिएट जो कैलकुलेशन का डेटा है उसको अपने पास रखना। विच नंबर सिस्टम यूजेज द डिजिट 0 to 7। ऑक्टल के अंदर, ऑक्टल मींस 8, ऑक्टल के अंदर क्या होता है, ऑक्टल के अंदर 0 से लेके 7 तक, यानी 0 से 7 तक यानी 8, उसकी बेस जो होती है वो 8 होती है। ऑक्टल नंबर सिस्टम की 8 डिजिट्स होते हैं उसमें। सब्ट्रैक्टिंग बाइनरी 0 1 1 फ्रॉम 1 1 1 यील्ड्स। कह रहा है कि सब्ट्रैक्ट करें बाइनरी में, हमारे पास अगर 1 1 और 1 है, इसमें से माइनस करें 0 1 1 को, तो आंसर क्या आएगा, आंसर जो है वो क्या आएगा, ठीक है, आंसर जो है वो क्या आएगा। अब आपका की चॉइस, आप डायरेक्टली भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, इसको डेसिमल में लेके जाएं तब भी कर सकते हैं। डायरेक्टली कर लेते हैं, डेसिमल में लेकर जाएंगे, पेपर में उतना टाइम नहीं होता। 1 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा, 0 बचेगा। 1 में से 1 जाएगा तो 0 बचेगा। 1 में से 0 जाएगा तो 1 बचेगा। सो ये क्या बन जाएगा, ये बाइनरी में बन जाएगा 1 0 0, यानी 1 0 0 बेस 2 बन जाएगी इसकी। तो ऑप्शन 2 जो है
वो मेरा क्या आ जाएगा, यहाँ पर राइट चॉइस आ जाएगा, करेक्ट जो है वो मेरे पास आंसर आ जाएगा। विच कंपोनेंट ऑन द मदरबोर्ड अलाउज डेटा ट्रांसफर बिटवीन द सीपीयू एंड सिस्टम एक्सपेंशन स्लॉट्स? कौन सा कंपोनेंट जो है जो मदरबोर्ड के ऊपर है और वो अलाउ करता है डेटा ट्रांसफर को सीपीयू के बीच में और जो सिस्टम की एक्सपेंशन स्लॉट्स हैं उनके बीच में? सिस्टम बस का ये काम होता है, नाम से पता चल रहा है कि ये काम किसका है, सिस्टम बस का। भाई सिस्टम बस स्पेसिफिकली डेटा और कंट्रोल बसेस का एक कॉम्बिनेशन है, कम्युनिकेशन पाथवे है जो कि मदरबोर्ड को एक्सपेंशन स्लॉट के साथ क्या करता है या मेमोरी कंट्रोलर्स के साथ क्या करता है, लिंक करता है। तो व्हाट इज द बाइनरी रिप्रेजेंटेशन द डेसिमल नंबर 45? 45 को 45 जो डेसिमल नंबर सिस्टम में है उसको बाइनरी नंबर सिस्टम में लेकर जाना है। डेसिमल से बाइनरी में जाने के लिए आप बेस 2 से डिवाइड करेंगे तो 45 है, इसको बेस 2 के साथ हम क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। सो 2 2 जा 4, अगेन 2 2 जा 4, सो 5 में से 4 गया, 1 बच गया, अगेन 2 11 आ जाएगा, कंप्लीटली डिवाइड हो गया, 0 आ गया। फिर 2 से कर लेंगे, 2 5 जा 10 आ जाएगा, 11 में से जब 10 जाएगा तो 1 अगेन बच जाएगा, ठीक है। अगेन 2 से कर लेंगे, 2 2 जा क्या आ जाएगा, फिर 4 आ जाएगा, 1 बच जाएगा, फिर अगेन 2 2 जा 4, 0 बचा, और फिर अगेन 2 1 जा 2 आ गया। तो ये हम हमारे पास जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा, कन्वर्जन हो जाएगी इसकी। और जब कन्वर्जन हो जाती है तो फिर यहाँ से लिखा जाता है, इस तरफ से ऊपर की तरफ लिखा जाता है। ये हो जाएगा 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1। सो ऑप्शन ए जो है वो राइट चॉइस है। तो सिंपली डिवाइड करना होता है, एक मैंने उसी के ऊपर ही राइट डाउन कर दिया, तो अगर किसी को समझ नहीं आ रहा हुआ तो इसको पॉज करके इसको को रोक के एक दफा स्टेप्स को खुद देख लीजिएगा। इजी है, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड सा क्वेश्चन था। बहरहाल मैंने आपके लिए सॉल्व कर दिया, मैं इसका सोल्यूशन जो है वो भी अरेज कर रहा हूँ क्योंकि जगह यहाँ पर थोड़ी तंग थी, नीचे चला गया। कह रहे हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन द लेटर ई कॉरस्पॉन्ड टू विद डेसिमल वैल्यू। ऐसा तो कोई क्वेश्चन आ जाए ना तो लक, इससे अच्छी कोई है नहीं है। अभी मैंने ऊपर लिखा भी था कहीं पे कि ए से 10 स्टार्ट हो जाता है हेक्साडेसिमल में, तो ई क्या होता है, ई जो है वो क्या होता है, ई जो है वो 15, एफ जो है 15 था, ई जो है वो 14 था, तो ई जो है वो 14 उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ई जो है वो 14 है। विच टाइप ऑफ मेमोरी इज वोलाटाइल एंड लूजेज इट्स कंटेंट एज सुन एज द पावर इज टर्न ऑफ? कौन सी मेमोरी वोलाटाइल होती है और एज सुन एज जो पावर टर्न ऑफ होती है उसमें से डेटा वाइप आउट हो जाता है? तो रैम में से, रैंडम एक्सेस मेमोरी में से डेटा जो है वो क्या रहता है, वाइप आउट हो जाता है जैसे उसको पावर मिलना बंद हो जाती है। विच स्टेज ऑफ द प्रॉब्लम सॉल्विंग इन्वॉल्व्स ब्रेकिंग अ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम डाउन इनटू स्मॉलर एंड मोर मैनेजेबल पार्ट्स? प्रॉब्लम सॉल्विंग का वो कौन सा पार्ट है कि जिसमें आप क्या करते हैं कि आप एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को, एक लार्ज प्रॉब्लम को स्मॉलर चंक्स के अंदर डिवाइड कर लेते हैं ताकि आप उनका सोल्यूशन जो है वो निकाल सके। फॉर एग्जांपल मैंने कैलकुलेटर डिजाइन करना है, मैं उसका एडिशन का कोड लैदा कर लेता हूँ, सब्ट्रैक्शन का लैदा कर लेता हूँ, डिवीजन का लैदा कर लेता हूँ, मल्टीप्लिकेशन का लैदा कर लेता हूँ, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को जो एक्सेस करेगा लैदा कर देता हूँ, वो लैदा छोटे छोटे कोड्स बना के उनको कंबाइन कर लेता हूँ। तो इस जिस चीज को कोडिंग लैंग्वेज में या प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर डीकॉम्पोजिशन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? डीकॉम्पोजिशन कहते हैं। तो डीकॉम्पोजिशन मीन्स कि आप उसको कन्वर्ट कर रहे हैं, किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, वापस आप उसको लेकर जा रहे हैं टू स्मॉलर पार्ट्स, फिर वापस उसको कंबाइन कर लेते हैं ताकि कोड को आप प्रॉपर्ली रन कर सके। इन अ स्टैंडर्ड फ्लो चार्ट अ डायमंड शेप सिंबल इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट। एक स्टैंडर्ड फ्लो चार्ट में जो डायमंड शेप सिंबल होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? डिसीजन मेकिंग करता है। डी से डायमंड, डी से डिसीजन मेकिंग, तो डिसीजन मेकिंग या कंडीशनल स्टेटमेंट्स को देख रहा होता है डायमंड का जो सिंबल है। स्टार्ट और स्टॉप के लिए वो ओवल शेप सिंबल होता है, ओवल तो नहीं होता, साइड से सर्कुलर होता है, दरमियान स्क्वायर होता है। इनपुट के लिए जो है हमारे पास रेक्टेंगुलर होता है, ठीक है। प्रोसेसिंग के लिए हमारे पास पैरेललोग्राम होता है, कनेक्टर के लिए हमारे पास छोटा सा सर्कल होता है। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपैरिजन नीडेड टू फाइंड एन एलिमेंट इन एन एरे ऑफ 8 एलिमेंट्स यूजिंग लीनियर सर्च? कह रहा है मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपैरिजन कितने में चाहिए होंगे अगर हम एक एलिमेंट को फाइंड आउट करना चाहते हैं एक एरे में जिसके एन की वैल्यू क्या है, 8 है। जब उसके एन की वैल्यू ही 8 है यानी एरे कंसिस्ट ऑफ 8 एलिमेंट्स, तो जो मैक्सिमम कंपैरिजन बन सकते हैं वो 8 बन सकते हैं ना, क्योंकि एरे क्या करती है, एलिमेंट बाय एलिमेंट सर्च करती है। फॉर एग्जाम्पल एरे के अंदर सर्च स्टार्ट हुई, जो हमने चीज फाइंड आउट करनी थी वो फर्स्ट एरे उसका फर्स्ट एलिमेंट था, उसका मैच होगी वहीं पर रुक जाएगा, ना हुई तो सेकंड पे हो जाएगा, थर्ड पे हो जाएगा, करते करते लास्ट, फिर आखिर में लास्ट पे रह जाएगा ना। तो 8 जो है वो इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ सर्चेज होती हैं।
बाइनरी सर्च कैन बी एफिशिएंटली अप्लाइड ओनली टू अ कलेक्शन दैट इज, बाइनरी सर्च जो है वो मिडिल एलिमेंट को चेक करती है और स्प्लिट करती है उसको, और फिर जो है वो चेकआउट करता है, एरे सीक्वेंस को सॉर्ट आउट करता है। ठीक है, तो ये जो है ये जो मेथड है, ठीक है, एफिशिएंटली इसको चेकआउट करने का, वो सॉर्टिंग कहलाता है या सॉर्टेड कहलाता है। विच आर द फॉलोइंग सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स रिपीटेडली स्टेप्स थ्रू द लिस्ट कंपेयर्स एडजेसेंट एलिमेंट्स एंड स्वैप देम इफ दे आर इन द रॉन्ग ऑर्डर। एल्गोरिथम्स के अंदर अगर एलिमेंट्स को कंपेयर किया जा रहा है, नेबरिंग एलिमेंट्स को, एडजेसेंट एलिमेंट्स को, फिर उनको अरेंजमेंट के लिए अगर उनका ऑर्डर गलत है, ऑर्डर को करेक्ट करने के लिए स्वैप किया जा रहा है, यानी उनकी रिप्लेस कर रहे हैं एक दूसरे की पोजीशन से, तो ये चीज क्या कहलाती है? इस चीज को बबल सॉर्टिंग कहते हैं। ये क्या है? ये बबल सॉर्टिंग है, ये बबल सॉर्ट कहलाएगा। तो बबल सॉर्ट में क्या करता है? एलिमेंट्स को कंपैरिजन करता है, ठीक है, तो अगर ऑर्डर अरेंज करना है तो इसकी जगह पे इसको ले जाएगा और इसको उठाकर दूसरे की जगह पे ले जाएगा, स्वैपिंग कर लेता है। इस चीज को स्वैपिंग कहते हैं, बबल सॉर्टिंग कहते हैं। व्हाट इज द एवरेज केस टाइम कम्प्लेक्सिटी ऑफ द बाइनरी सर्च एल्गोरिथम? तो बबल सॉर्ट क्या करता है, ऊपर अभी मैंने एक एमसीक्यू में बताया भी है कि वो एडजेसेंट का कंपैरिजन कर रहा होता है, पहले एन फिर एन प्लस वन करते करते वो ऊपर तक जा रहा होता है। तो इस चीज को हम लोग क्या कहते हैं? बबल सॉर्ट कहते हैं, और इस प्रोसेस को हम जो बबलिंग कहते हैं, बबल सॉर्टिंग कहते हैं। ठीक हो गया? तो इसमें क्या होता है? एन लॉग ऑफ एन, यानी जितने नंबर ऑफ उसके अंदर एलिमेंट्स पड़े हुए हैं, सो एन लॉग ऑफ एन, सो ओ एन लॉग ऑफ एन, बबल के अंदर क्या होगा? एन लॉग ऑफ एन होगा। A finite set of step-by-step instructions written to solve a specific problem is, finite set of instructions है, ठीक है, एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम के जो हम राइट डाउन करते हैं पहले, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग एल्गोरिथम कहते हैं। कि फ्लो चार्ट तो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है ना, वो तो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है। पॉइंट्स की फॉर्म में उसको लिख लेना, इंस्ट्रक्शंस की फॉर्म में उसको लिख लेना एक प्रॉब्लम की, वो एल्गोरिथम कहलाएगा। फ्लो चार्ट तो उसकी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, फ्लो चार्ट उसकी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, वो तो उसकी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है। इन अ फ्लो चार्ट अ पैरेललोग्राम सिंबल रिप्रेजेंट्स, फ्लो चार्ट में जो पैरेललोग्राम सिंबल होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? पी फॉर प्रोसेसिंग, पी फॉर पैरेललोग्राम। याद रखने का सबसे आसान तरीका प्रोसेसिंग एग्जीक्यूशन रिप्रेजेंट करता है। हाउ मेनी पासेस विल बबल सॉर्ट मेक टू फुली सॉर्ट एन एरे कंसिस्टिंग ऑफ 5 एलिमेंट्स इन द वर्स्ट केस सिनेरियो? भाई वर्स्ट केस सिनेरियो में क्या होगा? वर्स्ट केस सिनेरियो के अंदर क्या होगा कि या तो फर्स्ट ही होगा, अगर फर्स्ट नहीं है तो करते करते तो 5 तक जाना है उसने। तो बबल सॉर्ट के अंदर क्या होता है कि जो सॉर्टिंग होती है उसको एट मोस्ट जो है, जितने मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उसमें से n-1 चाहिए होते हैं पासेस। सो n-1, तो इसमें अगर 5 एलिमेंट्स हैं तो n-1 पासेस क्या हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। When an algorithm is written in simple human readable English phrases instead of code symbols, it is called सूडो कोड। इसको सूडो कोड कहते हैं। सूडो कोड क्या है कि लूप्स को, कंडीशंस को प्लेन इंग्लिश टाइप सेंटेंसेस में राइट डाउन कर लेते हैं, ठीक है, ताकि वो सिंटैक्स रूल्स और उसकी रिजिडिटी से बचा जाए और चीजों को देखें। विच इज द फॉलोइंग इज एन इनवैलिड वेरिएबल नेम इन पाइथन? इनमें से कौन सा इनवैलिड वेरिएबल नेम है पाइथन में? आइडेंटिफायर जो होते हैं ना, वो न्यूमेरिक डिजिट से स्टार्ट नहीं हो सकते। सिंटैक्स एरर है ये, सेकंड अंडरस्कोर var या वेरिएबल जो भी है, ये करेक्ट है, यूं नहीं लिखा जा सकता। ये भी इवन लिखा जा सकता है कि सिंबल है स्टार्ट में, तो स्टार्टिंग जो है वो उसकी न्यूमेरिक नहीं हो सकती, ये रूल है। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द पाइथन एक्सप्रेशन 7, ठीक है, फिर डबल फॉरवर्ड स्लैशेस एंड 2। इस बात का मतलब क्या है? जो डबल स्लैश ऑपरेटर है ना, ये डिवीजन करता है। ये क्या करता है? डिवीजन करता है। और फिर क्या करता है? उसको जो लोवेस्ट इंटीजर होता है वैल्यू उस पर राउंड ऑफ करता है। यानी 7/2 अगर मैं डिवाइड करता हूं तो क्या बनता है? 3.5। तो ये सिंबल क्या करेगा? इसको लोवेस्ट की तरफ लेके जाएगा। तो 3.5 से हाईएस्ट तो 4 बनता है, लोवेस्ट इसकी तरफ 3 बनता है, तो ये आंसर 3 देगा हमें। गॉट इट? विच पाइथन ऑपरेटर इज यूज टू कैलकुलेट द रिमाइंडर ऑफ अ डिवीजन? रिमाइंडर ऑफ अ डिवीजन के लिए कौन सा पाइथन ऑपरेटर जो है यूज होता है? मॉड्यूलो ऑपरेटर यूज होता है, ठीक है ना। मॉड्यूलो ऑपरेटर जो है वो यूज होता है, परसेंटेज का साइन जो है उसको कहते हैं हम लोग, मॉड्यूलो ऑपरेटर यूज होता है। तो रिमाइंडर ऑफ अ डिवीजन जो है वो करेगा, ठीक है जी, रिमाइंडर ऑफ अ डिवीजन जो है ये करेगा, उसको रिटर्न कर देगा हमें। तो आगे चलते हैं हम लोग। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन स्निपेट? छोटा सा
कोड है, ठीक है, पाइथन का। पूछ रहा है कि यहाँ पर क्या होगा। एक्स की वैल्यू 5 है, वाई की वैल्यू 10 है। कह रहे हैं अगर एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 3 है या वाई की वैल्यू लेस देन वाई है तो क्या आउटपुट आएगी? आउटपुट आएगी कंडीशन मेट एज, यानी अगर ये कंडीशन फॉलो नहीं हो रही तो फिर क्या आएगा? कंडीशन फेल्ड। तो भाई एक्स की वैल्यू 5 है, फर्स्ट कंडीशन मेट हो रही है, एक्स इज ग्रेटर देन 3। और के अंदर क्या होता है? अगर एक भी कंडीशन ट्रू हो जाए, और के अंदर अगर एक भी कंडीशन ट्रू हो जाए तो और ऑपरेटर क्या करता है? उसको ट्रू कर देता है। एंड में क्या होता है? एंड में अनलेस अंटिल बोथ कंडीशंस आर ट्रू, बोथ आर ट्रू, बोथ आर ट्रू ओनली देन जो है वो आउटपुट जो है वो ट्रू आती है। और के अंदर अगर ओनली वन कंडीशन भी ट्रू हो जाए तब भी ट्रू आएगी आउटपुट। दोनों ट्रू हो जाए तब भी आउटपुट क्या आएगी? ट्रू आएगी। तो पहली कंडीशन ही ट्रू हो गई, एक्स इज ग्रेटर देन 3 वाली, क्योंकि एक्स की वैल्यू 5 और साथ कहता है वाई इज लेस देन 5। ये कंडीशन चाहे फॉल्स भी हो रही हो, उसके बावजूद और ऑपरेशन की क्या क्या खासियत है कि अगर एक भी ट्रू हो गया, कंडीशन एक भी मेट होगी तो आउटपुट ट्रू हो जाएगी। तो ट्रू हो जाएगी आउटपुट ये, तो फिर ये ट्रू हो गई है जब, तो ये आएगा लिखा हुआ कंडीशन मेट। तो आउटपुट क्या आएगी? कंडीशन मेट। ठीक है, वो पहली कंडीशन ट्रू होने पे ही आगे चला जाएगा। विच लूप स्टेटमेंट इन पाइथन इज टिपिकली यूज्ड व्हेन यू वांट टू रिपीट अ ब्लॉक ऑफ कोड अ नोन नंबर ऑफ टाइम्स। भाई अगर एक स्पेसिफिक पार्ट ऑफ कोड को आप बार बार रिपीट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप क्या यूज करते हैं? लूप यूज करते हैं ना। होते तो ये सारे ही रेपिटेशन के लिए है। वाइल, डू वाइल, रिपीट अंटिल। रिपीट अंटिल में क्या है? जब तक वो कंडीशन मैट नहीं हो रही थी। डू वाइल जब तक ये है तो ये काम करो। वाइल उसमें भी कंडीशन को चेकआउट कर रहे हैं। लेकिन अगर आप सिंपली सिंपल एक सेम पार्ट ऑफ प्रोग्राम को बार बार रिपीट कराना चाहते हो तो सिंपल फॉर लूप को आप यूज करेंगे। तो क्लासिक लूप है, ठीक है, सी के अंदर भी होता था। सी में तो खैर वो फॉर नेक्स्ट होता था, ठीक है। तो ये फॉर लूप जो है वो यूज होगा, क्योंकि आप इसको क्या कर सकते हैं? डेफिनेट लूप है, ठीक है। तो एक सीक्वेंस तक, एक अरेंजमेंट तक आप उसको चला सकते हैं। व्हाट आर द ब्रेक स्टेटमेंट डू इनसाइड अ लूप कॉन्फ़िगरेशन? ब्रेक स्टेटमेंट क्या करती है? वो लूप की एग्जीक्यूशन को उसी टाइम रोक देती है, होल्ड कर देती है, और कंडीशनल पैरामीटर्स को ओवरराइड कर देती है, ठीक है। और फिर डायरेक्टली जंप कर जाती है जो नेक्स्ट ऑपरेशनल ब्लॉक होता है उसके ऊपर। तो ब्रेक स्टेटमेंट स्किप द करंट आइटरेशन एंड जंप्स टू द नेक्स्ट वन। क्या ये काम करती है? नहीं। वो क्या करती है कि लूप को टर्मिनेट कर देती है, एंड कर देती है भाई कंप्लीटली, और अगली स्टेटमेंट में जाती है। स्किप नहीं करती, वो टर्मिनेट करती है। तो ये देख के करनी है चॉइसेस। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द प्रिंट टाइप 4.5? ब्रैकेट्स में सिंटैक्स को उसने फॉलो किया हुआ है इन पाइथन, ठीक है। पाइथन के अंदर क्या होगा? तो फ्रैक्शनल और डेसिमल नंबर जो होते हैं ना, ठीक है, वो क्या होते हैं पाइथन में? उनको हम इंस्टेंसेस कहते हैं। तो ये फ्लोट टाइप है ना, क्योंकि आगे पॉइंट आ रहा है तो फ्लोट टाइप है। सो क्लास फ्लोट में आएगा। ये फ्लोट है, आगे पॉइंट आ रहा है, डेसिमल पॉइंट है। हाउ डू यू स्टार्ट एन एज इफ ब्लॉक इन पाइथन कंडीशनल स्टेटमेंट्स? एज इफ के लिए क्या सिंटैक्स है उसका? कीवर्ड उसका क्या है? बल्कि सिंटैक्स भी नहीं कहेंगे, ELIF, एज इफ के लिए ये लिखते हैं हम लोग, LF। व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ द एक्सप्रेशन ट्रू एंड फॉल्स? व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ द एक्सप्रेशन? यहाँ पे एक्सप्रेशन ही नहीं ना आया यार। सुबह भी मैंने यही मिस्टेक की थी क्वांटिटेटिव मैथ्स में कि मैंने पेपर बना के ना इससे मैंने अरेंजमेंट करवा ली थी। अब इसने वही में जी छोड़ दिया पीछे, और ये गलती इसने आगे भी की होगी, ये गलती इसने आगे भी की होगी। तो ये 29 जो है ना वो मिस्ड है इसमें से, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कट लगा रहा हूँ ताकि मुझे याद रहेगा इसको। मैं 29 है, व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ द एक्सप्रेशन ट्रू एंड फॉल्स? जो एक्सप्रेशन है ट्रू एंड फॉल्स, उसका रिजल्ट जो है वो क्या होगा? एंड में जब तक आउटपुट ट्रू नहीं होती, जब तक दोनों इनपुट्स ट्रू ना हो, तो ट्रू एंड फॉल्स का जब हम एंड करेंगे तो उसमें से एक जो है वो क्या आएगा? वो एक फॉल्स है, तो आउटपुट क्या आ जाएगी? फॉल्स आ जाएगी। यानी इसमें जब तक वन एंड वन ना हो तो वन नहीं होता। 1 0 0 0 1 0 एंड 1 एंड 0 करेंगे तब भी 0, 0 को एंड करेंगे 1 तब भी 0 आएगा। तो फॉल्स आएगा, यहाँ पर क्या आएगा? फॉल्स आएगा। पाइथन इज क्लासिफाइड एज व्हाट टाइप ऑफ लैंग्वेज? पाइथन को हम किस टाइप ऑफ लैंग्वेज में क्लासिफाइड करते हैं? पाइथन जो है
वो हाई लेवल लैंग्वेज की कैटेगरी में आती है ना, ये तो बहुत इजी हाई लेवल इंटरप्रेटेड लैंग्वेज में आती है। इंस्ट्रक्शन में इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन होती है, सोर्स टेक्स्ट को पहले प्रोसेस किया जाता है, फिर इंस्ट्रक्शन में इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन होती है। प्रोसेसिंग साइकिल इन्वॉल्व्स गैदरिंग रॉ डेटा फ्रॉम वेरियस रेलेवेंट सोर्सेज। कौन सा स्टेज जो है डेटा प्रोसेसिंग का, उसमें इन्वॉल्वमेंट है, किस चीज की इन्वॉल्वमेंट है, ऑफ गैदरिंग रॉ डेटा फ्रॉम वेरियस रेलेवेंट सोर्सेज। ठीक है, सो प्रोसेसिंग नहीं, इनपुट नहीं, कलेक्शन। यस, कलेक्शन में क्या होता है कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी जो लेयर्स होती हैं, ठीक है, सोर्स लेयर्स जो होती हैं, उनसे डेटा को कलेक्ट किया जाता है। डेटा को स्ट्रक्चर करने से पहले, प्रोसेस करने से पहले, सेव से पहले उसकी कलेक्शन होती है, राइट। तो ये जो है कलेक्शन का प्रोसेस कहलाता है, स्टेप कहलाता है। विच कैरेक्टर इनकोडिंग स्टैंडर्ड यूजेस 7 बिट्स टू रिप्रेजेंट अप टू 128 अल्फान्यूमेरिक यूनिक अल्फान्यूमेरिक कैरेक्टर्स। अच्छा, पास पेपर में इसकी एब्रीविएशन भी आई थी कि आस्की किसके लिए स्टैंड करता है। इसको कहते हैं आस्की कोड, ASCII। सो आस्की कोड स्टैंड्स फॉर अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड इंफॉर्मेशन फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इसको आस्की कहते हैं, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अब कह रहा है कि कौन सा कोड है जो कि 7 बिट्स को यूज करता है और 128 सीक्वेंसेस रिप्रेजेंट कर सकता है। भाई 2 की पावर जब 7 है तो 128 सीक्वेंसेस पे खुद ही चला जाएगा ना वो। ठीक है, तो इसके लिए आस्की कोड यूज होता है। तो मैंने बता दिया कि पास्ट पेपर्स में इसका एब्रीविएशन भी आ रहा है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग रीडेबल टेक्स्ट इनटू स्क्रैम्बल्ड अनरीडेबल कोड साइफर टेक्स्ट इज, सो इसको क्रिप्टोग्राफी कहते हैं, क्रिप्टोग्राफिक प्रोसेसिंग कहते हैं, इसको इंक्रिप्शन कहते हैं हम लोग। ठीक है, इसमें साइफर टेक्स्ट में उसको कन्वर्ट किया जा रहा था, प्लेन टेक्स्ट को कोड किया जा रहा था, तो इंक्रिप्शन का प्रोसेस जो है वो कहलाता है। Malicious software designed to clone itself and spread across network connections without any human intervention is called viruses, ट्रोजन हॉर्स या वॉर्म। देखें, हैं तो सारे के सारे वायरसेस की टाइप्स हैं, लेकिन आम वायरसेस की तरह नहीं ऐड करता वॉर्म, बल्कि वॉर्म क्या करता है कि वो किसी भी होस्ट फाइल के थ्रू, आपने कोई फाइल डाउनलोड की, कोई आपने पेरिफेरल डिवाइस या यूएसबी प्लग इन की अपने सिस्टम के अंदर, वहां से अपने आप को कॉपी करता रहता है। ठीक है, और वो नेटवर्क से आ गया या वाया यूएसबी आ गया, जैसे भी आ गया, कॉपी करेगा और फिर आगे स्प्रेड होता रहेगा। तो वॉर्म जो है ना, इज अ दैट टाइप ऑफ अ वायरस, इज दैट टाइप ऑफ अ, आप ये कह सकते हो कि जो कि अक्रॉस नेटवर्क कनेक्शन खुद ही कॉपी करता रहता है विदाउट एनी ह्यूमन इंटरवेंशन, और स्प्रेड होता रहता है। अ डिसेप्टिव प्रैक्टिस वेयर अटैकर्स एंड फ्रॉडुलेंट ईमेल्स मिमिकिंग लेजिटिमेट एंटिटीज टू स्टील सेंसिटिव यूजर डेटा इज कॉल्ड फिशिंग। फिशिंग का फ्रॉड है, वो लोगों की कॉल्स नहीं आती जी पासवर्ड भेज दें, आपको कोड आया होगा, ओटीपी आया होगा, फिशिंग, तो फिशिंग कहते हैं। तो दिस इज अ टाइप ऑफ फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी, एक साइबर क्राइम है जो कि फिशिंग कहलाता है। द रिकॉर्ड और ट्रेल ऑफ डेटा लेफ्ट बिहाइंड बाय यूजर्स एक्टिविटीज व्हाइल नेविगेटिंग द इंटरनेट इज कॉल्ड, जो रिकॉर्ड है या ट्रेल है डेटा का जो कि यूजर ने पीछे छोड़ा है जब वो इंटरनेट को सर्फ कर रहा था, नेविगेट कर रहा था, तो वो उसका डिजिटल फुटप्रिंट कहलाता है। हिस्ट्री लॉग नहीं कहलाता, बल्कि उसका डिजिटल, ना ही साइबर ट्रेल कहलाता है, बल्कि डिजिटल फुटप्रिंट कहलाता है। Which internet search operator can be wrapped around word to search for an exact phrase sequence? अगर आपने इंटरनेट के ऊपर कोई चीज एग्जैक्टली सर्च करनी है, वर्ड टू वर्ड सर्च करनी है, तो कोटेशन मार्क्स में लिख के सर्च करें, एग्जैक्ट वही आ जाएगा। Which data visualization tool is best suited for showcasing trends across continuous data over a period of time? कह रहे कौन सा डेटा विजुअलाइजेशन टूल जो है वो कॉन्टिन्यूअस डेटा के लिए फॉर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम ट्रेंड्स को शो करने के लिए इस्तेमाल होता है। लाइन चार्ट जो है वो कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल्स को मैप करता है, एक्सेस बने होते हैं उनके ऊपर, फिर मैथमेटिकल शिफ्ट जो है या जो ट्रेंड्स हैं उनको रीड आउट करने के लिए फिर जो है वो यूज करते हैं, ऑब्जर्वर्स या एनालिस्ट जो है उसको यूज करते हैं। फिर moral principles and values that regulate the use of computers, networks and online data systems are classified as IT laws, no. Digital regulations,
डिजिटल रेगुलेशन तो आई हैं, लेकिन ये साइबर एथिक्स कहलाता है। जो बिहेवियरल गाइडलाइंस होती है ना आपकी, मॉरल कोड्स होते हैं, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, ये साइबर एथिक्स कहलाते हैं, यानी इंटरनेट को यूज करने के एथिक्स कहलाते हैं, या नेटवर्क्स को यूज करने के, कंप्यूटर सिस्टम को यूज करने के एथिक्स कहलाते हैं। इन सिमेट्रिक इंक्रिप्शन प्रोटोकॉल्स हाउ मेनी कीज आर रिक्वायर्ड फॉर द सिक्योर एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। सिमेट्रिक इंक्रिप्शन प्रोटोकॉल्स के अंदर कितनी कीज रिक्वायर होती हैं फॉर सिक्योर इंफॉर्मेशन एक्सचेंज? तो सिमेट्रिक की जो है उसकी जो इंक्रिप्शन जो होती है वो सिंगल की के ऊपर रिलाई करती है, जो कि दोनों पार्टीज यानी सेंडर के पास भी होती है और रिसीवर के पास भी होती है, ताकि वो डेटा को वापस जो है वो डिक्रिप्ट कर सकें, उसको समझ सके। ठीक है, इंक्रिप्शन के लिए भी वो की यूज होती है और वापस उसको अंडरस्टैंड करने के लिए, डिक्रिप्ट करने के लिए, डिक्रिप्शन के लिए भी यूज होती है। अब जो अगला चैप्टर है हमारी बुक के अंदर प्रोडक्टिविटी टूल्स का एप्लीकेशन एंटरप्रेन्योरशिप का, उसके ऊपर चलते हैं। फर्स्ट है जी, इन स्प्रेडशीट एप्लीकेशन लाइक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एवरी इंडिविजुअल बॉक्स फाउंड बाय द इंटरसेक्शन ऑफ अ कॉलम एंड अ रो इज कॉल्ड सेल कहलाता है। ये तो बहुत सिंपल है, ये क्या कहलाता है? ये सेल कहलाता है, राइट। क्वेश्चन 42 है, विच सॉफ्टवेयर प्रोग्राम फेल्स स्केयरली अंडर द क्लासिफिकेशन ऑफ अ वर्ड प्रोसेसर? कौन सा इसमें से वर्ड प्रोसेसर है, कौन सा टूल जो है वो इसमें से वर्ड प्रोसेसर जो है वो कहलाता है? तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वो वर्ड प्रोसेसिंग टूल है। पावर पॉइंट जो है वो स्लाइड बनाने के लिए यूज होता है, पावर पॉइंट उसके लिए यूज होता है। एक्सेल जो है वो स्प्रेड शीट है तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर सारे, लेकिन इसमें से जो वर्ड प्रोसेसर है वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है। द बिजनेस मॉडल सेंटर्ड ऑन बाइंग एंड सेलिंग गुड्स और सर्विसेज ओवर द इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर इज कॉल्ड, ये तो बहुत आसान है, ई कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। ई कॉमर्स स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। लोग क्या करते हैं इसमें, हम इंटरनेट की मदद से ट्रांजैक्शन ऑफ गुड्स, सर्विसेज, कैपिटल, पैसे भी तो भेज रहे हैं ना एक दूसरे को, इसी में आ रहा है। What does the acronym MVP stand for in the context of modern tech startups and product engineering? ठीक है, इसमें ये क्या कहलाता है? मोस्ट वैल्यूड प्रोडक्ट कहलाता है? नो, ये मोस्ट वायबल, सॉरी, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट कहलाता है। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। जल्दी में मैं इसको मोस्ट बोल गया था, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर टूल्स इज प्राइमरीली यूज्ड टू डिस्प्ले वेब पेजेस एंड नेविगेट द वर्ल्ड वाइड वेब? कौन सा सॉफ्टवेयर टूल जो है वो प्राइमरीली यूज होता है वेब पेजेस को डिस्प्ले करने के लिए एंड नेविगेट करने के लिए वर्ल्ड वाइड वेब को? ठीक है, तो वेब ब्राउजर जो है वो यूज होते हैं ना, गूगल क्रोम हो गया, मोजिला फायरफॉक्स हो गया, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, ये सारे के सारे क्या हैं? वेब ब्राउजर्स हैं। इन एमएस एक्सेल फॉर्मूला मस्ट ऑलवेज बिगिन विद विच करेक्टर सिंबल? फॉर्मूला किस करेक्टर सिंबल से यूज होता है, किससे स्टार्ट होता है? इक्वल का साइन होता है। स्प्रेडशीट के अंदर इक्वल का साइन जो है वो होता है मैथमेटिकल फंक्शन को, स्टैंडर्ड जो उसका टेक्स्ट स्ट्रिंग आप कहते हैं एक्सेल में, उससे डिफरेंशिएट करने के लिए। डिटेल डॉक्यूमेंट आउटलाइनिंग अ स्टार्टअप स्ट्रक्चरल गोल्स, ऑपरेशनल स्ट्रेटजीज एंड फाइनेंशियल फॉरकास्ट इज अ बिजनेस प्लान। तो बिजनेस प्लान क्या बताता है? स्टार्टअप की क्या स्ट्रेटजी है, मार्केट का उनका एनालिसिस क्या है, क्या रिस्क इसमें इन्वॉल्व है, कितनी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स हैं, ऑपरेशन के दौरान उनकी एक्सपेक्टेशंस क्या है, पोटेंशियल इन्वेस्टर्स कौन से हैं, तो वो सारे का सारा इसमें आ जाता है। कंप्यूटर प्रोग्राम दैट मिमिक द ऑपरेशंस ऑफ रियल वर्ल्ड सिस्टम्स और फिजिक्स एनवायरनमेंट्स फॉर ट्रेनिंग पर्पसेस आर कॉल्ड वर्ड प्रोसेसर्स। नो, सिमुलेटर्स कहलाते हैं। ये तो बहुत आसान है। सिमुलेटर्स क्या करते हैं? मैथमेटिकल मॉडल होता है, रियल टाइम जो सिनेरियोज होते हैं उनको वो मिमिक कर रहे होते हैं, उनको प्रिडिक्ट कर रहे होते हैं। जैसे फ्लाइट सिमुलेटर्स जो हैं उन पे पहले ट्रेनिंग दी जाती है, उसके बाद फिर एयरक्राफ्ट के ऊपर शिफ्ट किया जाता है, ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट पे शिफ्ट किया जाता है, ताकि लाइफ लॉस को और फाइनेंशियल लॉस को या एक्सीडेंट्स को अवॉइड किया जा सके, एक्सेट्रा। विच फीचर इन एमएस वर्ड ऑटोमेटिकली मूव्स टेक्स्ट डाउन टू द नेक्स्ट लाइन व्हेन इट रीचेस द राइट मार्जिन? ये फीचर क्या है कि जब आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टाइप कर रहे हैं, राइट लाइन कंप्लीट होगी, न्यू लाइन पे ऑटोमेटिकली वर्ड जो है वो शिफ्ट हो जाएगा। तो इस चीज को कहते हैं वर्ड रैप। ये प्रॉपर्टी जो है ये वर्ड रैप कहलाती है, ऑटो फॉर्मेट नहीं है बल्कि वर्ड रैप कहलाती है। व्हाट इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मिनिमम वायबल प्रोडक्ट? मिनिमम वायबल प्रोडक्ट का क्या मेन कैरेक्टरिस्टिक है? तो मिनिमम वायबल प्रोडक्ट का मेन कैरेक्टरिस्टिक जो है वो क्या है? मतलब मिनिमम वायबल प्रोडक्ट जो है वो फोकस किस बात पे करती है?
It contains every feature planned for the final enterprise edition. No, somehow it's spread, but ऐसा complete नहीं है. It is built with just enough essential features to satisfy early adopters and gather feedback. तो yes, पहले टेस्टिंग फेज के अंदर जब बेटा प्रोडक्ट जब बिल्ड की जाती है तो उसके लिए मिनिमम वायबल प्रोडक्ट जो है वो यूज होती है अर्ली अडॉप्टर्स के लिए, ताकि उनकी फीडबैक के ऊपर जो है फिर हम क्या कर सकें, उसके अंदर इंप्रूवमेंट ला सकें, उसमें चीज़ों को जो है हम बेहतर बना सकें. नेक्स्ट जो हमारा सेक्शन है वो हमारे नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर बेस करता है, जो कि सेकेंड ईयर का अब चैप्टर है डेटा कम्युनिकेशन का. विच फिजिकल ट्रांसमिशन मीडियम यूजेस लाइट पल्सेस टू ट्रांसमिट हाई स्पीड डेटा स्ट्रीम्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस. कौन सा फिजिकल ट्रांसमिशन मीडियम जो है वो यूज करता है लाइट पल्सेस को ट्रांसमिट करने के लिए हाई स्पीड डेटा, ठीक है, ओवर लॉन्गर डिस्टेंसेस. तो वो ट्रांसमिशन मीडियम का नाम होता है. कोएक्सियल केबल नहीं, ये तो बहुत पहले यूज होती थी, ऑब्सोलीट हो चुकी है अब ये कोएक्सियल केबल जो है, ठीक है. सो पहले यूज होती थी जो केबल सिस्टम्स नहीं होते थे, जो घरों में टीवी केबल होती थी वहां पे यूज होती है. ट्विस्टेड पेयर केबल वो टेलीफोन लाइंस के अंदर यूज होते थे. फाइबर ऑप्टिक केबल, तो फाइबर ऑप्टिक केबल जो है उसके अंदर क्या हो रहा होता है, सिग्नल जो है वो लाइट में कन्वर्ट होते हैं ना, और फिर वो स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करते हैं. हाई स्पीड डेटा ट्रांसमिशन के लिए ऑप्टिकल फाइबर्स या फाइबर ऑप्टिक केबल यूज होती है. इन विच नेटवर्क टोपोलॉजी आर ऑल क्लाइंट नोड्स कनेक्टेड डायरेक्टली टू अ सेंट्रल कनेक्टिंग हब और स्विच. कौन सी टोपोलॉजी में सारे के सारे जो होस्ट हैं, जितने भी क्लाइंट्स हैं उसमें वो एक सेंट्रल स्विच के साथ या हब के साथ कनेक्टेड होते हैं. स्टार टोपोलॉजी में, स्टार टोपोलॉजी में ऐसा होता है ना, स्टार टोपोलॉजी में बीच में क्या होगा, एक हब होगा, यहाँ पे क्लाइंट वन, फिर यहाँ पर एक क्लाइंट, फिर एक यहाँ पर क्लाइंट, फिर यहाँ पर क्लाइंट, लेट्स सपोज यहाँ पर क्लाइंट, यहाँ पर क्लाइंट, यहाँ पर क्लाइंट, यहाँ पर क्लाइंट, ठीक है जी. तो ये क्लाइंट्स कनेक्टेड होते हैं वाया अ सेंट्रल हब और स्विचिंग सिस्टम और अ स्विच, ठीक है. तो ये कौन सी टोपोलॉजी है, स्टार टोपोलॉजी है. व्हाट इज द फंडामेंटल प्रोटोकॉल सूट दैट पावर ट्रांसमिशन अक्रॉस ग्लोबल इंटरनेट. ठीक है, ग्लोबल इंटरनेट के लिए कौन सा जो फंडामेंटल प्रोटोकॉल है पावर ट्रांसमिशन उसके लिए प्रोवाइड करना उसका काम है. सो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल के अंदर क्या होता है कि उसका काम है इंटरनेट की कम्युनिकेशन, पैकेट हैंडलिंग, पैकेट्स की राउटिंग, कनेक्टिविटी, कनेक्शन इंटीग्रेशन जिसको आप कहते हैं, ठीक है, और उसके अलावा एड्रेसिंग के रूल्स और वो सारी की सारी चीजें देखना, ये ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या इंटरनेट प्रोटोकॉल का काम है. नेटवर्क टोपोलॉजी, अब एक और टोपोलॉजी का क्वेश्चन आ गया, वेयर एवरी सिंगल नोड इज कनेक्टेड डायरेक्टली टू एवरी अदर नोड इन द नेटवर्क लेआउट इज कॉल्ड. वो कौन सी टोपोलॉजी है कि जिसके अंदर हर सिंगल नोड जो है वो कनेक्टेड होता है ओवर एवरी अदर नोड इन द नेटवर्क लेआउट. स्टार टोपोलॉजी नहीं, स्टार टोपोलॉजी में तो बीच में क्या था कि स्टार टोपोलॉजी में हमने देखा है कि स्टार टोपोलॉजी के अंदर क्या है कि वहां पर तो एक सेंट्रल हब है. यहाँ पर सवाल यह है कि हर सिंगल नोड जो है वो कनेक्टेड होता है हर दूसरे नोड के साथ, तो वो मैश टोपोलॉजी है. ठीक है, वो कौन सी टोपोलॉजी है, मैश टोपोलॉजी है. इसीलिए उसको फुली कनेक्टेड टोपोलॉजी भी कहते हैं, इसलिए उसको फुली कनेक्टेड टोपोलॉजी भी कहते हैं. उसमें क्या होगा, लेट से सिस्टम 1 यहाँ पर है, सिस्टम 2 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, 4 यहाँ पर है. ये इसके साथ कनेक्टेड होगा, फिर जिसके साथ कनेक्टेड होगा, ये इसके साथ कनेक्टेड होगा, ये इसके साथ भी कनेक्टेड होगा, ये भी इसका डायरेक्टली कनेक्टेड होगा, ये भी इसका डायरेक्टली कनेक्टेड होगा. तो इसको आप मैश टोपोलॉजी कहते हैं. ठीक है, तो इसको आप क्या कहते हैं, इसको आप मैश टोपोलॉजी कहते हैं. इसी तरीके से ये भी जो है, ये वाला भी जो है, ये इसके साथ भी कनेक्टेड होगा, इसके साथ तो ये ऑलरेडी इससे कनेक्टेड था, इसके साथ भी कनेक्टेड होगा. तो जितने भी सिस्टम्स हैं, जितने भी क्लाइंट्स हैं, वो दूसरे के साथ डायरेक्टली भी कनेक्टेड होते हैं. विच आर द फॉलोइंग डिवाइसेस यूज्ड टू कनेक्ट मल्टीपल डिस्टिंक्ट नेटवर्क्स that might use different protocol architectures. कौन सी डिवाइस जो है वो डिस्टेंट नेटवर्क्स को, मल्टीपल डिस्टेंट नेटवर्क्स को कनेक्ट करती है और जिनके ऊपर डिफरेंट प्रोटोकॉल आर्किटेक्चर चल रहे हैं. राउटर जो है उसका काम ही यही है, नेटवर्क लेयर के ऊपर जो हमारा OSI मॉडल है उसकी नेटवर्क लेयर के ऊपर होता है, ऑपरेट करता है यानी. ठीक है, और उसका काम क्या है, डेस्टिनेशन IP एड्रेसेस को इंस्पेक्ट करना, फिर पैकेट्स को फॉरवर्ड करना ऑन सेपरेट नेटवर्क इन्वायरमेंट्स. तो ये भी एक उसका काम है. तो राउटर ये काम कर रहा होता है.
तो ये काम कौन कर रहा होता है? राउटर कर रहा होता है। डेटा ट्रांसमिशन दैट अलाउज कम्युनिकेशन टू फ्लो इन बोथ डायरेक्शन साइमल्टेनियसली इज कैटेगराइज्ड एज फुल डुप्लेक्स। सिंपलेक्स पे तो क्या है, सिर्फ डेटा जा सकता है, आ नहीं सकता। हार्ड डुप्लेक्स पे क्या होता है, जा भी सकता है, आ भी सकता है, लेकिन जब डेटा जा रहा है, सेंड हो रहा है तो रिसीव नहीं कर सकते, जब रिसीव हो रहा है तो सेंड नहीं कर सकते। फुल डुप्लेक्स में जो है डेटा फ्लो बोथ वेज एट द सेम टाइम हो रहा होता है। हार्ड डुप्लेक्स में टू वे डेटा ट्रांसफर है, लेकिन वन एट अ टाइम है। फुल डुप्लेक्स में बोथ डायरेक्शन, क्योंकि साइमल्टेनियसली का पूछ रहा है, उसने कहा साइमल्टेनियसली यानी लगातार एक साथ, फुल डुप्लेक्स मोड है। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द डीएनएस? डोमेन नेम सिस्टम का प्राइमरी फंक्शन क्या होता है? ये एक एड्रेस बुक की तरह है भाई। इंटरनेट के लिए ये एक एड्रेस बुक की तरह है, जैसे google.com सर्च इंजन है ना, ठीक है, हमारी वेबसाइट है, उसका नाम आप इंटर करेंगे, आप किसी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को एक्सेस करेंगे तो डोमेन नेम तो लॉट किए गए हैं, ठीक है। तो उसमें क्या है कि ये क्या करता है, ट्रांसलेट्स ह्यूमन रीडेबल डोमेन नेम इनटू मशीन आईपी एड्रेसेस। तो डीएनएस का काम क्या है कि google.com जो है उसको कन्वर्ट करेगा, इस डोमेन एड्रेस को कन्वर्ट करेगा इनटू न्यूमेरिक आईपी एड्रेसेस, ताकि कंप्यूटर सिस्टम की तो लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है ना, उसको पता चल जाएगा कि ये पैकेट जो है वो किस आईपी एड्रेस पे उसने ट्रांसफर करना। वहां तो आईपी एड्रेसेस होते हैं, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेसेस होते हैं, तो मशीन आईपी एड्रेसेस में लेकर जाना ये उसकी जिम्मेदारी है। ऑप्शन बी आ जाएगा, विच फ्रीक्वेंसी रेंजेस कॉमनली यूज्ड बाय स्टैंडर्ड वाईफाई राउटर सिस्टम्स। तो स्टैंडर्ड वाईफाई राउटर सिस्टम्स जो हैं वो 2.4 गीगाहर्ट्ज से 5 गीगाहर्ट्ज के बैंड के बीच में वर्क करते हैं। ये उनकी ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसीज इसके बीच में लाई करती हैं। द स्टैंडर्ड ओएसआई रेफरेंस मॉडल, हाउ मेनी स्ट्रक्चरल लेयर्स आर डिफाइंड? इससे आसान आप पेपर में क्या आएगा, ओएसआई मॉडल में कितनी लेयर्स होती हैं? 4 होती हैं? नहीं। 5 होती हैं? नहीं। 6 होती हैं? नहीं भी, 7 लेयर्स होती हैं, ये तो बच्चों को भी पता है। फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर एंड एप्लीकेशन लेयर, ठीक है। तो मुझे तो जुबानी याद है, आप लोग भी जब अपना सीएस आगे कंटिन्यू करेंगे या इंजीनियरिंग करेंगे, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था अपने टाइम में, तो कंप्यूटर नेटवर्क का पूरा एक कोर्स करना पड़ता है। और मेरा ग्रेजुएशन तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में था, लेकिन हमारा भी सीएन का कंप्यूटर नेटवर्क का एक पूरा कोर्स इंशाल्लाह आप पढ़ेंगे। द मेजर ऑफ मैक्सिमम डेटा ट्रांसमिशन कैपेसिटी ऑफ अ कम्युनिकेशन चैनल पर सेकंड इज कॉल्ड। कितनी मैक्सिमम डाटा ट्रांसमिशन कैपेसिटी है, यहीं पे बात खत्म होगी। ना लेटेंसी है ये, ना फ्रीक्वेंसी है भाई, ये बैंडविड्थ की बात हो रही है। तो बैंडविड्थ की बात हो रही है, ये बैंडविड्थ की बात हो रही है। Like, comment, and subscribe.